बहुभुज हो गए थे, त्रिभुज, चतुर्भुज, षष्ठभुज वगैरह, है ना। सर्कल पढ़ते हैं, वृत्त पढ़ते हैं, वर्त या सर्कल। किसी आधार बिंदु यानी एक बेस पॉइंट होता है, उससे समान दूरी पर जितने भी बिंदु होते हैं उनका बिंदुपथ होता है, पाथवे होता है। उसको अगर मिला दिया जाए तो जो क्लोज्ड फिगर बनेगी, बंद आकृति बनेगी, वो सर्किल होगा। टू डायमेंशनल फिगर होती है, द्विविमीय आकृति होती है। एक समतल सतह पर इसको बनाया जा सकता है। कोई बेस पॉइंट है, ये बेस पॉइंट, इससे समान दूरी पर जितने भी अनंत बिंदु हैं और बिंदुपथ होता है इनका मार्ग, तो इनको अगर मिला दिया जाए इस तरीके से, तो ये जो क्लोज्ड फिगर बनेगी ये क्या हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा। कोई भी एक बेस पॉइंट, एक आधार बिंदु लिया, उससे बराबर दूरी पर जितने भी बिंदु हैं उन सबको आपस में मिला दिया, तो ये जो बिंदुपथ है इससे घिरा हुआ भाग है, ये सर्किल होता है। ये जो बेस पॉइंट होता है इसको तो कहते हैं इसका केंद्र यानी सेंटर। ये जो बिंदुपथ होता है इसको कहा जाता है परिधि। पाथवे होता है, ये होता है परिधि या सरकम फेरेंस। पूरी क्लोज्ड फिगर है, ये बन जाता है वृत्त। इस बेस पॉइंट से इस परिधि के किसी भी बिंदु की जो दूरी होती है वो होती है इसकी त्रिज्या यानी रेडियस। और अगर मैं इसको आगे पार करते हुए अपोजिट साइड में इसको परिधि पर मिला दूं, तो यहां से यहां तक आर है, यहां से भी यहां तक आर है, तो ये टोटल 2r हो जाएगा। ये टोटल 2r हो जाएगा। इस 2r को मैं इस d के बराबर कह रहा हूं, और ये हो जाता है इसका व्यास या डायमीटर हो जाता है। डायमीटर या क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है। ये एक सर्किल है, ये इसके परिधि के दो बिंदु हैं ए और बी, ये इसका केंद्र है। ए और बी के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण जो थीटा होता है इसको ओ मान लेते हैं। तो एंगल ए ओ बी है जो कि थीटा है, इसको हम चाप कहते हैं, आर्क बोलते हैं, या फिर चाप का कोण बोलते हैं, चाप ए बी। इस चाप ए बी को ऐसे लिखा जाएगा, चाप ए बी, इस तरीके से लिखा जाएगा, और ये थीटा के रूप में लिखा जाता है। ये जो चाप की लंबाई होती है ए से बी तक की, इसको कहा जाता है चाप की लंबाई। ये वक्र लंबाई होती है, और चाप की लंबाई ए बी जो है इसको हम एल से व्यक्त करते हैं। चाप की लंबाई ए बी है, इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, एल से व्यक्त करते हैं। ये जो पूरा घिरा हुआ भाग है इस तरीके से, एक तो ये हो जाएगा और दूसरा इधर वाला भाग हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इनको कहा जाता है त्रिज्य खंड या सेक्टर कहा जाता है। इधर चाप का ये जो एंगल है थीटा है, ये 90 डिग्री 180 डिग्री से कम है, और इधर जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री से ज्यादा है। अगर थीटा का मान 180 डिग्री से कम है तो ये तो बनेगा लघु चाप यानी माइनर सेक्टर, और इस साइड में चाप का जो थीटा है वो 180 डिग्री से बड़ा है। अगर थीटा का मान 180 डिग्री से बड़ा है तो ये होता है दीर्घ चाप, जिसको बोलते हैं मेजर सेक्टर।
ये हो जाता है मेजर सेक्टर। पूरे केंद्र पर जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो अगर माइनस सेक्टर का एंगल थीटा है तो मेजर सेक्टर का 360 माइनस थीटा हो जाएगा। तो एक तरफ तो 180 डिग्री से कम होगा, एक तरफ 180 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। यहां तक की बातें समझिए, फिर आगे समझते हैं किस शब्द का क्या मतलब है, किस बात का क्या मतलब है। पहले ये समझिए, फिर आगे समझते हैं। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, इसको एक बार समझते हैं, फिर आगे धीरे 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 स्टेप बाय आगे बढ़ते जाएंगे। आप आपके सिलेबस में जो मेंशन है, और कम से कम पिछले 15 साल में जो कुछ भी एग्जाम में आ चुका है, उसमें से आप किसी भी चैप्टर में से कुछ भी छोड़ने की कंडीशन में नहीं हो। अगर लगता है कि मैं कुछ छोड़ के काम चला लूंगा, तो इस साल की कट ऑफ देख लीजिए प्री वाली, कुछ भी छोड़ने की कंडीशन में नहीं हो आप। प्री की कट ऑफ देख लीजिए और उससे एक जोन से बाहर आ जाइए कि तैयारी ठीक चल रही है। बोले सर ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम में कोई धांधली हुई है। ठीक है, मान लिया धांधली हुई है, तो अब आगे तैयारी वारी नहीं कर रहे हो क्या? कर रहे हो तो आपको इन धांधलियों के बीच में, इन सारे झंझटों के बीच में से भी तो निकलना पड़ेगा ना। तैयारी को उस लेवल पर करना है कि अगर गड़बड़ भी हो रही है तो भी आपकी कट ऑफ तो क्लियर, तो कट ऑफ तो क्लियर हो। ये क्लियर हो गया आपका। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये सर्किल है, परिधि के दो बिंदु ए और बी हैं। ए और बी को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा, इसको आप ऐसे लिखेंगे ए बी सरल रेखा। ये वृत्त की जीवा है जिसको कोर्ड बोलते हैं। ये वृत्त की जीवा है, इसको कोर्ड बोलते हैं। ये वृत्त का सर्किल है। जिस भाग में सर्किल जीवा के द्वारा वृत्त के दो भाग किए जाते हैं, इन दोनों भागों को वृत्तखंड कहा जाता है, या इनको जीवाखंड कहते हैं। जीवाखंड या वृत्तखंड कहते हैं। जिस भाग में केंद्र होता है वो होता है दीर्घ वृत्तखंड या जीवाखंड। जीवाखंड या वृत्तखंड है, इनको सेगमेंट बोला जाता है इंग्लिश में। ये तो हो जाएगा मेजर सेगमेंट। जिस भाग में केंद्र नहीं होता है वो होता है लघु वृत्तखंड। इसको कहा जाता है माइनर सेगमेंट। ये होता है माइनर सेगमेंट। ये माइनर है। ऊपर जो व्हाइट वाला है ये मेजर हो जाएगा, जिसमें केंद्र होता है। ये सर्किल है। अगर कोई जीवा केंद्र से गुजरे, जीवा ए बी केंद्र ओ से गुजरे, तो ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, लार्जेस्ट कॉर्ड, सबसे बड़ी जीवा। यहां से यहां तक आर है और यहां से यहां तक भी आर है, तो ये 2r के बराबर होती है, व्यास के बराबर होती है। और इसको व्यास या डायमीटर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है।
व्यास के द्वारा वृत्त के दो भाग बनते हैं और दोनों भाग हैं वो अर्धवृत्त होते हैं। सेमी सर्किल होते हैं। दो अर्धवृत्त बनते हैं। क्लियर है? आगे चलें। व्यास के द्वारा अर्धवृत्त बना, केंद्र O है, ये A है, ये B है, एक अर्धवृत्त इधर, एक अर्धवृत्त इधर, सेमी स्फीयर, सेमी सर्किल, अर्धवृत्त। अब आप मुझे ये बताइए, अर्धवृत्त है ये त्रिज्यखंड है या वृत्तखंड है? यानी ये सेक्टर है या सेगमेंट है? त्रिज्यखंड को हम अर्धवृत्त को हम सेक्टर मानेंगे या सेगमेंट मानेंगे? अर्धवृत्त जो होता है वो सेक्टर होता है या सेगमेंट होता है? देखो मैं आपको पहले तो बता दूं सेक्टर और सेगमेंट में फर्क क्या है। ठीक है, ये परिधि के दो बिंदु ए और बी केंद्र से त्रिज्या के द्वारा मिलाए जाते हैं। ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है। इधर कोण थीटा है, इधर हो जाएगा मान लो कोण अल्फा हो जाए, वो 360 माइनस थीटा के बराबर होता है। तो एक सेक्टर तो बन गया ये और एक सेक्टर बन गया ये। तो सेक्टर में क्या होता है, एक तो चाप की लंबाई एल होती है, एक इधर की रेडियस और एक इधर की रेडियस होती है। तो सेक्टर जो बनता है वो रेडियस रेडियस और एल से बनता है, रेडियस रेडियस और एल से बनता है। ठीक, आप इसमें देखिए रेडियस रेडियस और एल है क्या, ये लंबाई है, ये एल का काम करेगी। अर्धवृत्त की जो ये परिधि वाला भाग है ये वाला, तो ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक आर है और यहाँ से यहाँ तक आर है। तो एक तरफ तो चाप होना चाहिए ए बी, आप देख सकते हैं ये चाप ए बी है, उधर भी देखेंगे तो चाप ए बी है। यहाँ पर बना हुआ कोण 180 डिग्री है, जैसे ये थीटा है तो थीटा का मान 180 डिग्री हो जाएगा। इधर रेडियस आर है, इधर रेडियस आर है, जैसे इसमें आर है इसमें आर है, तो इसमें भी तो आर और आर हो रहा है, तो ये एक सेक्टर हो जाएगा, डेफिनेटली एक सेक्टर होगा, याद रखना हमेशा। अर्धवृत्त जो होता है वो सेक्टर की सारी कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई करता है, सारी कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करता है, इसलिए अर्धवृत्त है वो एक सेक्टर होता है। बात पूरी हो गई? ठीक, अब मैं बताता हूँ सेगमेंट क्या होता है। ये सर्किल है, ये इसका केंद्र है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये इसका सेंटर ओ होता है। मैंने कहा था कि वृत्त का जो व्यास होता है वो उसको दो अर्धवृत्तों में बांटता है, अर्धवृत्तों में बांटता है, और व्यास है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो किसी भी वृत्त के लिए सेक्टर क्या हो, सेगमेंट क्या होता है, जीवा के द्वारा वृत्त के दो भाग बनाए जाते हैं, जीवा के द्वारा वृत्त के दो भाग बनाए जाते हैं। एक भाग तो हो गया इधर वाला ये, और दूसरा भाग हो गया ऊपर वाला ये। और ये दोनों भाग है ये सेगमेंट होते हैं, ये दोनों भाग है ये सेगमेंट होते हैं। एक जिसमें केंद्र नहीं होता है और एक जिसमें केंद्र होता है, ये दोनों सेगमेंट होते हैं। आप समझ रहे हैं? तो यहां पर अगर मैं कह रहा हूं कि ये व्यास है ये सबसे बड़ी जीवा का काम करता है, तो जीवा के द्वारा वृत्त के दो भाग बनाए जाते हैं, उनको सेगमेंट कहते हैं। तो क्या ये व्यास है ये वृत्त के दो भाग बना रहा है? बना रहा है, डेफिनेटली बना रहा है। और ये जो अर्धवृत्त है सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल है, ये व्यास यानी सबसे बड़ी जीवा के द्वारा बना हुआ है, इसलिए ये सेगमेंट की सारी शर्तों को पूरा करता है। सेगमेंट की जो भी कंडीशंस बनती हैं उन सभी कंडीशंस को ये फुलफिल करता है, सभी कंडीशंस को ये सेटिस्फाई करता है,
इसलिए जो अर्धवर्त होता है वो सेगमेंट भी होता है, सेगमेंट यानी वर्तखंड भी होता है। तो आपसे कभी भी ऐसे पूछ लें कि अर्धवर्त है, एक त्रिज्यीय खंड है यानी सेक्टर है, या एक वर्तखंड यानी सेगमेंट है, अर्धवर्त क्या होता है, आप कहोगे ये सेक्टर की भी सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है और ये सेगमेंट की भी सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है। अर्धवर्त जो है उसको आप एक सेक्टर के रूप में भी समझ सकते हैं और उसको एक सेगमेंट के रूप में भी समझ सकते हैं। अगर ये कहे कि वृत्त का कोई सेक्टर सेगमेंट बन जाए या वृत्त का कोई सेगमेंट सेक्टर की तरह बिहेव करने लगे तो वो हमेशा अर्धवर्त होता है। अर्धवर्त जो होता है वो सेक्टर भी है, अर्धवर्त जो होता है वो सेगमेंट भी है। सेक्टर की भी सारी कंडीशंस फुलफिल करेगा, सेगमेंट की भी सारी कंडीशंस को फुलफिल करेगा। क्या यहाँ तक का पूरा काम समझ में आ गया? ठीक है, आज पूरा इंट्रोडक्शन है सर्किल का, आज एक चक्कर लगा लेंगे पूरे सर्किल का, उसके बाद में फिर उसको ऐसे उसके इधर कुछ लगाएंगे, इधर कुछ लगाएंगे, एक लाइन इधर से खींचेंगे, एक लाइन ऊपर से खींचेंगे, एक लाइन उसको स्पर्श करते हुए खींचेंगे, ऐसे कल आगे का काम करेंगे। ठीक है ना? ये सर्किल है, केंद्र O है, परिधि के बिंदु A और B हैं। केंद्र पर यहां से यहां मिला दिया और ये एंगल बन गया मान लो थीटा। अभी मैं इस सेक्टर के ऊपर फोकस कर रहा हूं और ये लंबाई आ गई L। पहली बात, चाप AB, चाप AB, तो चाप AB को ऐसे कहा जाता है चाप AOB, और ये होगा थीटा। चाप AOB तो होगा थीटा, चाप है। लेकिन अगर ऐसे लिखा जाए कि चाप AB, चाप AB इस तरह लिखा जाए तो ये L के बराबर होता है। चाप को दो तरह से व्यक्त किया जाता है, चाप को एंगल के रूप में व्यक्त किया जाएगा तो ये थीटा है, और चाप को लंबाई के रूप में किया जाएगा तो ये L के बराबर होता है। पूरे वर्त का जो परिधि होती है, पूरे वर्त की जो परिधि होती है वो थीटा आर होती है, सॉरी, चाप की जो एल की लंबाई जो होती है, एल की लंबाई है वो थीटा आर होती है, या पूरे वर्त की परिधि है वो 2 पाई आर होती है। पूरे वर्त की परिधि 2 पाई आर होती है, और पूरे वर्त का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है वो हमेशा पाई आर स्क्वायर होता है। पूरे वर्त का क्षेत्रफल एरिया है वो हमेशा पाई आर स्क्वायर होता है। यहां पर थीटा बराबर 360 डिग्री होगा क्योंकि पूरे वर्त का कोण है वो 360 डिग्री माना जाता है। यहां पर थीटा बराबर 360 डिग्री होगा क्योंकि पूरे वर्त का कोण 360 डिग्री माना जाता है। थीटा का मान 360 डिग्री, थीटा का मान 360 डिग्री होगा दोनों जगह। तीन सौ साठ डिग्री के लिए 2 पाई आर है, लेकिन अगर ये 360 डिग्री से कम या ज्यादा हो गया, मान लो ये थीटा है, तो थीटा के लिए क्या होगा, तो 360 के लिए थीटा कौन सा पार्ट हो गया, जैसे 180 डिग्री तो 360 का आधा है, 90 डिग्री है वो 360 का एक चौथाई है, 60 डिग्री है वो 360 का 1/6 भाग है, 120 डिग्री है वो 360 का 1/3 भाग है। तो यहाँ पर चाप की लंबाई L है, ये थीटा बट्टे 360 हो जाएगा और इंटू हो जाएगा 2 पाई आर। थीटा बट्टे 360 इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। ये तब होगा जब थीटा डिग्री में हो तब, क्योंकि आपने 360 डिग्री को यूज किया है। तो चाप की लंबाई L बराबर थीटा बट्टे 360 इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। ये कब होगा, जब थीटा डिग्री में दिया गया हो तब, क्योंकि डिग्री में पूरा कोण है वो 360 डिग्री का होता है। और थीटा का मान अगर रेडियन में दे रखा हो तो ये हो जाता है L बराबर थीटा बट्टे
2 पाई इंटू 2 पाई r। 360 डिग्री जो होता है वो रेडियन में 2 पाई के बराबर होता है। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा और L बराबर थीटा आर आ जाएगा। L बराबर थीटा आर हो जाएगा। L बराबर थीटा आर तब होता है जब थीटा रेडियन में दिया गया हो तो। जब थीटा रेडियन में दिया गया हो तब L बराबर थीटा आर होता है। क्लियर है? आपको इसका एरिया लेना हो, इसका एरिया लेना हो, पूरे वर्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री के लिए होता है, तो थीटा एंगल के लिए हो जाएगा थीटा बत्ते 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये तब होगा जब थीटा डिग्री में हो तब। जब थीटा डिग्री में हो तब थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और थीटा जब रेडियन में हो तो थीटा बट्टे 360 डिग्री 2 पाई रेडियन होता है और ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई से पाई कट जाएगा, 1/2 गुणा थीटा आर स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 गुणा थीटा आर स्क्वायर हो जाएगा। ये होता है जब थीटा रेडियन में हो तब। जब थीटा रेडियन में हो तब। क्लियर है? एकदम एकदम क्लियर है। इनका आपस में क्या रिलेशन होता है? L बराबर थीटा बट्टे 360 इंटू 2 पाई r होता है और एरिया A बराबर थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा बट्टे 360 यहां पर भी है, थीटा बट्टे 360 यहां पर भी है, तो यहाँ थीटा बट्टे 360 है, ये L/2 पाई r हो जाएगा। या यहां से लेते हैं पहले, थीटा बट्टे 360 है वो A/पाई r² हो जाएगा। यहाँ पर थीटा बट्टे 360 है वो L/2 पाई r हो जाएगा। पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, एल आर से गुणा होकर एल आर हो जाएगा। एरिया ए बराबर 1/2 इंटू एल इंटू आर हो जाएगा। एरिया ए बराबर 1/2 गुणा एल गुणा आर हो जाएगा। 1/2 गुणा चाप की लंबाई गुणा उससे त्रिज्या खंड की त्रिज्या। चाप की लंबाई एल दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या आर दे रखी है। ए बराबर 1/2 गुणा एल इंटू आर हो जाएगा। या ऐसे भी कह सकते हैं एल बराबर 2a/r हो जाएगा। एल बराबर 2a/ क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। या एरिया ए बराबर 1/2 गुणा एल इंटू आर। एल क्या है? चाप की लंबाई। आर क्या है? उस त्रिज्याखंड की त्रिज्या।
समझ रहे हैं? तिर्यक खंड जो होता है, जैसे मैं ऐसे भी बना सकता हूं, ये तिर्यक खंड है। घड़ी का पेंडुलम होता है, उसकी जो गति होती है वो तिर्यक खंड बनाती है। ठीक है। वर्ताकार मार्ग पर चल रहे हो तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब जाते हो और उसको सेंटर से मिला के क्लोज फिगर बना दी जाती है तो वो तिर्यक खंड होता है। इस तिर्यक खंड के बारे में, इसका परिमाप जो होता है, पेरीमीटर जो होता है, ये लंबाई L है, ये R है, ये R है, तो ये हमेशा L+2R होता है। इसका परिमाप है या पेरीमीटर है, ये L+2R होता है। त्रिज्य खंड का परिमाप या सेक्टर का परिमाप या पेरीमीटर। ठीक है। ये वृत्त है, व्यास के द्वारा इसके द्वारा दो अर्धवृत्त बना दिए गए। एक अर्धवृत्त ये हो गया, दूसरा अर्धवृत्त है वो ये हो गया। अर्धवृत्त के चाप की जो लंबाई होती है, ये पूरे वृत्त की परिधि का आधा होती है। पूरे वृत्त की परिधि 2πr होती है। ये एंगल 180 डिग्री होगा, इधर भी 180 डिग्री होगा, तो इसके चाप की लंबाई πr हो जाएगी। अर्धवृत्त के चाप की लंबाई πr हो जाएगी, पूरे वृत्त का आधा। इसका जो एरिया है वो हाफ ऑफ πr² हो जाएगा। पूरे वृत्त का πr² होता है, अर्धवृत्त का है वो हाफ ऑफ πr² हो जाएगा। इसका जो पेरीमीटर है यानी परिमाप है, ये L+2R होता है। L की लंबाई πr है, +2R है, तो ये π+2 इंटू R हो जाएगा। π+2 इंटू R हो जाएगा। अर्धवृत्त का परिमाप π+2R हो जाएगा। पाई को एग्जाम में पाई के तौर पर भी आपको पूछा जा सकता है, या फिर पाई का मान दिया जा सकता है। अगर पाई का मान दिया गया है तो जो मान दिया गया है वो यूज करना, जो भी दे दिया, गलत दिया सही दिया मत सोचना। अगर ये बोला गया कि पाई का मान ये है तो वो यूज करना है आपको। अगर पाई का कुछ भी मान नहीं दे रखा है और फिर भी आपको अपनी तरफ से यूज करना पड़े, वैल्यू यूज करनी पड़े, तो पाई का मान 22/7 यूज करते हैं। और डेसिमल में यूज करते हैं तो 3.14 यूज करते हैं। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। लगभग 22/7 होता है, लगभग 3.14 होता है। अगर मैं पूरा वृत्त लूं तो इसकी परिधि 2πr होती है, क्षेत्रफल πr² होता है, तो ये 2 गुणा पाई का मान 22/7 है, तो ये 44/7 हो जाएगा। पाई का मान 22/7 है और ये r² हो जाएगा। ये हो जाएगा सर्किल के लिए परिधि। सर्किल के लिए जो परिधि होती है वही उसका परिमाप होती है।
ये इसका क्षेत्रफल। सेमी सर्किल यानी अर्धवर्त है, सेमी सर्किल यानी अर्धवर्त की बात करते हैं। एल बराबर पाई आर होता है, या एल बराबर 22/7 आर होता है, पूरे वर्त के एल का आधा। एरिया ए बराबर हाफ ओ पाई आर स्क्वायर होता है, यानी 22/पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 11/7 आर स्क्वायर, 11/7 आर स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका एरिया हो जाएगा। इसका जो परिमाप होता है ये π+2 × r होता है। पाई का मान 22/7 है, +2 करके r करेंगे तो ये 36/7 r हो जाएगा, 36/7 r हो जाएगा। अगर मैं परिमाप की ही बात करूं तो वृत्त का परिमाप होता है 44/7 r, अर्धवर्त है इसका होता है 36/7 r। इन दोनों का अनुपात लेंगे तो 11:9 आएगा। अगर दोनों की रेडियस बराबर है, बराबर रेडियस दे रखी है, तो सर्किल और सेमी सर्किल है, इनके परिमापों का अनुपात 11:9 होता है, 11:9 होता है। क्लियर है? आगे चल सकते हैं। ये सर्किल है, ये इसका केंद्र है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये केंद्र ओ है। सही बात है। यहां पर जो भी कोण बन रहा है ये कोण डेफिनेटली 180 डिग्री से छोटा है, दिख रहा है देखने में। व्यास के द्वारा 180 का बनता है तो ये कोण 180 डिग्री से छोटा है ना? पक्का? मैं यहां से यहां भी मिला देता हूं और यहां से यहां भी मिला देता हूं, और एक काम और करता हूं, यहां भी मिला देता हूं। अगर ये r है, ये r है, तो ये भी तो r होगा। केंद्र से परिधि की दूरी तो r होती है, तो AO की दूरी r है, तो BO की दूरी भी r होगी, CO की दूरी भी r होगी। अगर मैं इस कोण को थीटा मान लूं तो ये कोण भी तो थीटा होगा, क्योंकि ट्राइंगल BOC में BO तथा CO बराबर हैं, और BO और CO की लंबाई RR बराबर है, तो उनके सामने के कोण भी दोनों बराबर होंगे। BO के सामने का ये कोण थीटा और CO के सामने का भी ये कोण थीटा हो जाएगा। ऐसे अगर मैं ये कहूं कि ये जो AOC है इसमें भी ये R और ये R बराबर है, तो इस कोण को अगर मैं अल्फा कहूं तो ये कोण क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? दोनों कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्लियर एकदम? अब ध्यान से समझना, अगर ये थीटा और थीटा है तो ये कोण कितना होगा? ये आ जाएगा 180 - 2 थीटा आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ये कोण 180 डिग्री
-2 थीटा हो जाएगा। ये अल्फा और ये अल्फा है, तो ये कोण क्या आएगा? 180 डिग्री -2 अल्फा आएगा। 180 डिग्री -2 अल्फा आ जाएगा। और इस एंगल को मैं एक बार बीटा कह देता हूं, एक बार के लिए बीटा कह देता हूं, तो प्लस हो जाएगा बीटा। और वृत्त के किसी भी पॉइंट के ऊपर सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो इन सभी का योग 360 डिग्री होता है। और बराबर कर देता हूं 360 डिग्री। 180 और 180 360 होता है, 360 से 360 कट गया। और एंगल बीटा है 2 थीटा, और 2 अल्फा उधर चले जाएंगे, तो ये 2 थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। बीटा बराबर 2 थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बीटा बराबर 2 थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। तो यहां पर ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, अब थीटा प्लस अल्फा को एंगल सी कह सकता हूं। थीटा प्लस अल्फा को एंगल सी कह सकता हूं, तो बीटा बराबर 2 एंगल सी हो जाएगा। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि एंगल AOB है, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। एंगल AOB है, ये ट्वाइस ऑफ एंगल ACB हो जाएगा। ACB एंगल जो है उसका डबल हो जाएगा ये। यहां से एक बात और आती है, वृत्त में जब कभी भी उसकी परिधि के दो बिंदुओं के द्वारा उसके केंद्र पर कोई भी कोण बनता है, और उन्हीं बिंदुओं के द्वारा परिधि पर भी कोई कोण बनता है, तो केंद्र पर बना हुआ कोण है वो परिधि पर बने हुए कोण का डबल होता है हमेशा। याद रखना, हमेशा केंद्र पर बना हुआ कोण है वो परिधि पर बने हुए कोण का डबल होता है। अगर ये एंगल सी जो बन रहा है, उस सी का डबल यहां बनेगा, जो भी सी का मान है। और एक चीज और ध्यान रखना, ये एंगल और ये एंगल मिलके इस एंगल के बराबर होंगे। ये एंगल और ये एंगल मिलके इस एंगल के बराबर होंगे। यानी इधर वाला ये एंगल और इधर वाला ये एंगल है, ये पूरा एंगल सी के बराबर होगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि इस एंगल थीटा और अल्फा है, इसके योग के डबल हो जाएगा। जैसे मैं एंगल्स के रूप में लेऊं, ये सर्किल है, ये इसका सेंटर है, यहां से यहां मिला दिया। रीजनिंग क्लास होगी क्या आज? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये कोण है और ये कोण है। ये कोण 30 डिग्री है, ये कोण 40 डिग्री है, तो ये कोण डेफिनेटली 70 डिग्री आएगा। याद रखना, ये 30 है, ये 40 है, तो ये 70 हो जाएगा। 30 और 40 70 होता है, 70 का दोगुना 140 हो जाएगा। आप इन चीजों को रिलेट कर लेना, कौन सा किसके बराबर कैसे होगा। ठीक है, मैं एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूं आपसे। एक सर्किल है, ए इसका सेंटर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी है। ये एंगल 50 डिग्री है, ये एंगल 20 डिग्री है। ठीक, डी को यहां ले लेते हैं। डी को यहां ले लेते हैं, ठीक है ना? या ऐसे कर, डी को थोड़ा सा यहां नहीं लेता हूं। डी को यहां ले लेता हूं। अब जो मैं एंगल बना रहा हूं उसको ध्यान से देखना। अगर ये एंगल 40 डिग्री है, तो ये एंगल क्या होगा?
कितना होगा? कितना होगा? 30 होगा, पक्का? ध्यान रखना, ये 50 और 20 होने से ये 70 हुआ, तो ये 70 हो जाएगा। ए बी के द्वारा यहाँ 70 है, तो ए बी के द्वारा यहाँ पर भी 70 होगा। ये जो 70 है वो इस 40 का और इसका योग होगा। तो अगर इस 70 में ये 40 है तो ये कोण कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस टाइप से कभी भी एंगल्स पूछे तो पहले तो ये ध्यान रखना है, चाप के दो बिंदुओं के द्वारा या चाप के दो टर्मिनल्स के द्वारा या वृत्त की परिधि के किन्हीं भी दो बिंदुओं के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण है वो उसकी परिधि पर बने हुए कोण का डबल होता है हमेशा। और ये जो यहां से अगर हम इस तरीके से मिला दें कि केंद्र से भी मिला दें और परिधि के भी पॉइंट को मिला दें, तो ये जो दोनों एंगल्स होते हैं इन दोनों एंगल्स का योग यहाँ होता है और इसका डबल है वो कहाँ होता है? यहाँ होता है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अर्थमेटिक वाला लगा देना।